हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको एक बात ये कहनी थी आज की इस वीडियो में। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए आज जो क्वेश्चंस ले आए हैं काफ़ी यूनिक और नए ले आए हैं। पढ़ा है आपने, आपके सिलेबस से ही ओरिएंटेड है, मैंने सीरीज से फ्रेंड्स नहीं लिया है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने आप से बनाए हुए हैं और आप लोग का ही कहना है कि मैम जो आप अपने तरीके से क्वेश्चंस करवाती हैं वो करवाइए, क्योंकि सीरीज हमने पढ़ ली है, खुद ही बहुत बार रिवीजन कर लिया है। वो चीज़ हमें बार बार रिपीट करते हैं तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता और हम फिर उसमें मन नहीं लगता है। ये आप लोग के कमेंट आए थे, मुझे भी बात सही लगी, क्योंकि पेपर हमारा डिले होने की वजह से हम लोगों ने उस चीज़ को कई बार कर लिया है। इसीलिए उन कई बच्चों का कमेंट ये आया है, अरुण सर के पास भी कई बच्चों ने भेजा कि मैम से सर कहिए कि वो अपने जो क्वेश्चंस करवाती हैं वो कर, क्योंकि उससे एक इंटरेक्शन बनता है और हम लोग उसको करने के लिए रहते हैं कि जाएँ हाँ पढ़े, कुछ नया मिलेगा। तो मुझे भी ये बात सही लगी, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। यहाँ पर क्वेश्चंस मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चंस आपके लिए लिए हुए हैं। ये सोशल साइंस के क्वेश्चंस हैं पूरे, क्योंकि कई बच्चों ने कहा सोशल साइंस। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टोटल पूरे लिए हैं 197 प्रश्न लिए। आप देख सकते हैं कि 197 क्वेश्चंस लिए हैं। मैं एक दिन में तो नहीं करवा पाऊंगी, जितना आज हो पाता है इतना आज करवाऊंगी। आप लोग को ये प्रश्न सारे के सारे लिखने वाले हैं। आपके जो अतिलघु उत्तरी हैं और जो बहुविकल्पी हैं दोनों एक जैसे हैं, वो भी बनता है और ये भी बनता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आप अगर एक साथ देख लेते हैं तो आपका आधे से ज़्यादा पूरा सिलेबस, कहते हैं कि जैसे महाभारत में आप काफ़ी चीज़ों को रिपीट करते हैं उतना आप इसमें आपका रिपीट हो जाएगा, क्योंकि शुरू से जो चैप्टर है वहाँ से लेके काफ़ी लंबा एंड तक मैंने पूरा कवर किया हुआ है, जिसमें आपको सारी बातें इंपॉर्टेंट बता दी जाए और आपका एक अच्छा सा कह सकते हैं कि एक बढ़िया सा रिवीजन पूरे तरीके से हो जाए। तो मैं ये आपको करवा रही हूँ। आपकी जैसी भी कोई अपडेट होगी एग्जाम की तो वो मैं आपको बताऊंगी। आइए फिर बात करते हैं। आप जुड़े हैं शालिनी क्लासेस साथ, मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर शेयर करती हूँ लीडर सेकंड सेमेस्टर की सारी क्लासेस आपके साथ। होपफुली फ्रेंड ये जो एक टाइम इंटरवल आपके बीच में मेरे बीच में रहा है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत आशा है मुझे कि आप एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस अपनी तरफ से ले आकर मुझे दिखाएंगे। मुझे भी काफ़ी खुशी होगी कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। मेरी मेहनत भी जितना मैंने किया है एटलीस्ट मुझे उसका आधा % तो मिला, तो उस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी अच्छा रहेगा। आइए फिर देखते हैं आज की इस क्लास में क्या यहाँ पर रहेगा। सभी को गुड इवनिंग है। सारे लोग टाइम पर आइए। कोशिश करिए कि दिन भर अपना सेल्फ स्टडी करिए तो शाम को थोड़ा सा वक्त निकाल कर ज़रूर आइए, क्योंकि इतनी मेहनत की जा रही है तो एक छोटा सा रिस्पॉन्स आपका चाहिए। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। आइए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। मैंने एक ही कलर में लिए क्योंकि इतने सारे प्रश्न हैं, सबको कलर चेंज करने में दिक्कत है, इसीलिए एक ही जैसा ले लिया है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? मैं इसका कलर यहाँ पर चेंज कर दे रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कहा जा रहा है कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है। तो इसका एक सिंपल सा प्रश्न है, आपको बहुविकल्पी में भी आ जाएगा, 4 अलग अलग नाम दे देगा और लिखने को तो आएगा ही। तो उत्तर में आप लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। 1 नंबर नेक्स्ट। चलिए देखिए दूसरा। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे हैं? अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे हैं, लिखे हुए मिले हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर है अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। ध्यान से, हो सकता है कि ये बहुविकल्पी में जब बनेगा तो आपको अलग अलग लिपियों के 4 नाम दे देगा, एक इसमें से आपको चिन्हित करना होगा। आगे बढ़ते ही इसी के साथ देखते हैं थर्ड। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बताइए। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बताइए। तो राइट आंसर है बृहद्रथ। क्या नाम है? बृहद्रथ। आगे बढ़ते ही इसी के साथ चलते हैं। अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर है अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 269 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़िए नेक्स्ट। मौर्य साम्राज्य का पतन किस वर्ष में हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन किस वर्ष में हुआ? उत्तर में आप बताएंगे मौर्य साम्राज्य का पतन 1884 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1884 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए क्या है,
चंद्रगुप्त मौर्य और सेकुलस के बीच युद्ध कब हुआ था? ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, अतिलघुत्री भी मैंने लिया ही है। तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेकुलस के बीच में युद्ध हुआ था। आप लोग डेट में खुद कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग इसको ईसा पूर्व आगे पीछे का करके काउंट करने लगते हैं। जैसे डेट दी गई उस चीज़ को वैसे ही याद करिए, डेट सही बताई जा रही। आप लोग डेट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और बाद में कमेंट करते हैं कि मैम इसकी डेट ये है, आपकी बुक में कुछ अलग। क्योंकि फ्रेंड्स, बुक जितने स्कूल होते हैं उतने रूल रेगुलेशन होते हैं। तो 50 किताबें तो 50 में अलग अलग दिए, एक आगे कहीं 6 देगा तो किसी में 4 देगा, किसी में 5 देगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। आगे आइए, 8 देखिए यहाँ पर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री और महामात्य का नाम लिखिए। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, चाणक्य और कौटिल्य। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने 9th प्रश्न पे हमें 5 मिनट इस वक्त हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम टाइम से ज़्यादा प्रश्न को करेंगे। मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं टाइम से ज़्यादा प्रश्न आपको दूं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस सन में की थी? तो इसका एक ही उत्तर है, वो है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहती हूँ, मुझे तो पढ़ाना है इसलिए मैंने इसको छोटा छोटा ले लिया, लेकिन फ्रेंड्स आप जब अतिलघुत्री वाली कॉपी लिखिएगा तो आप ये लिखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। आप पूरा उत्तर लिखना फ्रेंड्स, आप इतना छोटा सा मत लिखना। आपको नंबर लेना है, मुझे सिर्फ पढ़ाना था, इसलिए मैंने छोटा छोटा ले लिया है। नेक्स्ट 10th, अशोक ने कलिंग पर विजय कब पाई थी, कब की थी? तो यहाँ पर है राइट आंसर है, आप लिखेंगे अशोक ने कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में की थी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? अशोक ने, 11वां प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो राइट आंसर बौद्ध धर्म को। किसको किया था? बौद्ध मतलब किसको अपनाया था? कलिंग के युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म को अनुयायी थे और बौद्ध धर्म को फिर उन्होंने पूरी तरीके से अपना लिया था। आपके सामने 12th प्रश्न है, गुप्त काल के 2 महान सम्राटों के नाम लिखिए। गुप्त काल के 2 महान सम्राटों का नाम बताइए। तो यहाँ पर है, पहला है समुद्रगुप्त और दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो 2 है, इस तरह से आप जितने और भी काल या साम्राज्य उनके 2-2 3-3 नाम जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं। यहाँ पर 13 प्रश्न देखते हैं। 13 क्या दिया गया है, गुप्त काल के 2 साहित्यकारों के नाम लिखिए। गुप्त काल के 2 साहित्यकारों के नाम बताने हैं। तो आपको बता देती हूँ, राइट आंसर है कालिदास और एक है हरिश्चंद्र। फ्रेंड, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पहुंचता है और अतिलघुत्री में आपसे पूछा ही गया है। क्लियर यहाँ तक? आइए फ्रेंड्स, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं 13 से 14 पे। फयान कौन था? फयान कौन था? भारत वह क्यों आया था? तो उत्तर आप लिखेंगे, फयान चीनी यात्री था, वह बौद्ध धर्म के स्थलों का भ्रमण करने के लिए हमारे इंडिया में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं। आप देखिए 15 प्रश्न यहाँ पर है, गुप्त संवत का प्रारंभ किसने और कब किया? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया और 1319 ईसा पूर्व में किया। कब किया? 1319 ईसा पूर्व में किया। किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे बढ़िए, इसी के साथ देखते हैं 16 प्रश्न, कालिदास के 2 ग्रंथों का नाम बताइए। तो पहला है रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शकुंतलम। आप और भी है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 17 प्रश्न पे चलते हैं। हूणों का आक्रमण किस गुप्त सम्राट के समय हुआ था? जो हूण बर्बर जाति के लोग आए हुए थे, गुज्जर जाति के लोग थे, मतलब गुज्जर नहीं, बर्बर है, गुज्जर दूसरी जाति है। बर्बर जाति के जो लोग थे, आदिवासी टाइप के, तो हूणों का आक्रमण किस गुप्त सम्राट के समय हुआ था? तो उत्तर में आप लिखेंगे, हूणों का आक्रमण कुमार गुप्त के सम्राट मतलब शासनकाल के दौरान हुआ था, कुमार गुप्त। आगे बढ़िए, इसी के साथ यहाँ पर देखते हैं 15 प्रश्न देखिए, गुप्तकालीन 2 चित्रकला केंद्रों के नाम बताइए। तो एक यहाँ पर अजंता और एक अलोरा। कभी कभी फ्रेंड्स इनकी जो गुफाएं की संख्या है उनसे प्रश्न पूछ लेता है, आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर इनकी स्थिति, कहाँ पर ये लोकेटेड है प्रेजेंट टाइम में भी, इनसे भी प्रश्न आपसे बन जाता है। और ये किस मतलब ये जो कलाएं हैं ये किस टाइम पर बनी है, इनसे भी प्रश्न आपसे बनेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक बात फ्रेंड्स इसी साथ बताना चाहती हूँ आपको कि चंद्रगुप्त का जो मौर्य काल है, गुप्त काल है, इनसे प्रश्न ज़्यादा बनता है इन कंपैरिजन टू मुस्लिम कालीन, इन कंपैरिजन टू ठाकुरों का जो पूरा राजपूताना काल है, उनसे कम प्रश्न बनते हैं। ये वाले जो पहला चैप्टर है इससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस करेगा। जिन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आता है, जिससे 1-2 आएगा, उस पर टाइम देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इन पे वक्त अपना दीजिए। आइए 19th पे, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? किसको ये उपाधि दी गई है? तो उत्तर में आप बताएंगे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर 20 प्रश्न पे आते हैं। कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? आप उत्तर में लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। जी बढ़िए, आगे चलते हैं। 21 पे हम आ गए हैं। 10 मिनट आपका हो रहा है फ्रेंड्स, आप 10 क्वेश्चन आगे हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ूंगी, आपको प्रश्न मैं यहाँ पर करवाऊंगी। गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आप उत्तर में बताएंगे कि गुप्त काल में चीनी यात्री फयान भारत आया था। कौन भारत आया था? तो गुप्त काल के समय फयान एक जो चीनी यात्री था वो आया हुआ था, जो चाइना का था। नेक्स्ट देखिए 22 में है। 22 में यहाँ पर दिया गया है गुप्त वंशी शासन की स्थापना कब हुई? गुप्त वंश की जो शासन व्यवस्था थी इनकी स्थापना कब हुई? आप उत्तर के तौर पर बताएंगे गुप्त वंशी शासन की जो व्यवस्थापना थी वो 319 ईसा पूर्व में हुई, 1319 में हुई। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, देखते हैं नेक्स्ट। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स आपको जो है रचयिता का नाम देके रचयिता उनकी जो रचनाएं हैं वो पूछेगा या रचनाएं देके नाम पूछेगा, तो यही एक प्रश्न को अलग अलग तरीके से। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की, किसकी है? कालिदास जी की है। यहाँ तक क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे जैसे प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं आप लोग की संख्या भी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अपने आप लोग लाइक का जो एक समर्थन है वो भी मेरे साथ करते जाएं, शायद बहुत ही अच्छा होगा। देखिए 24 में क्या है? गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। आइए आगे इसी श्रृंखला में बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। हर्ष के पिता का नाम क्या था? हर्ष के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। आगे बढ़िए 26, राजश्री कौन थी? राजश्री कौन थी? आप उत्तर में बताएंगे राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी। कौन थी? हर्षवर्धन की ये सिस्टर थी। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं 27 पे। हर्ष द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम बताइए। हर्ष के द्वारा लिखे गए 2 नाटकों के आपको नाम बताने हैं। तो यहाँ पर पहला आप बताएंगे नागानंदन और आप बताएंगे प्रियदर्शिका। एक का नाम नागानंदन, एक का नाम प्रियदर्शिका। मेरे मित्रों आप एक बात ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आपको ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, क्योंकि जो अति लघुत्तरी और ऑब्जेक्टिव बनता है, अति लघुत्तरी से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और सभी ऑब्जेक्टिव से अति लघुत्तरी भी बन सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, 28 पे चलते हैं। बाणभट्ट के द्वारा लिखित 2 ग्रंथों के नाम बताने हैं। तो एक है हर्षर, दूसरा है कादम्बरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो एक का नाम नालंदा, दूसरा का नाम तक्षशिला। आइए इसी क्रम में आगे 30 पृष्ठ पे हम आ चुके हैं। हर्षकालीन 2 विद्वानों के नाम बताइए। तो एक का नाम बाणभट्ट और एक नाम मातंग। ठीक है, आप एक का नाम क्या बता फ्रेंड्स? एक का नाम बाणभट्ट और एक का नाम मातंग। नेक्स्ट 31, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो आप उत्तर में लिखेंगे 590 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, 32 पे देखते हैं हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था। उत्तर में आप बताएंगे 606 ईसा पूर्व में आपको हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था। यह आपके बुक में आपको 605 या 604 के अप्रॉक्स डेट देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्रेंड डेट में क्या है ना कि ये लोग 6-5 करके हर जगह बुक में अलग अलग दिए हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो चीज़ें सही वो बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में 1-2 गड़बड़ी ऐसे देखने को ज़रूर मिल जाए, क्योंकि पीएनपी की तरफ से भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो गलत निकल ही जाते हैं। आगे देखिए 33, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? इनकी डेथ कब हुई थी? तो उत्तर है 647 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हुई थी। आगे बढ़िए 34, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। 34 यहाँ पर चीनी यात्री हेन सियांग भारत कब आया था? तो उत्तर है 629 ईसा पूर्व में चीनी यात्री हेन सियांग भारत की ओर प्रस्थान किया था। टाइम इन ड्यूरेशन क्या था? 629 ईसा पूर्व। आगे आइए, किन्हीं 2 राजपूतों के राजाओं के नाम बताने हैं। तो पृथ्वीराज चौहान और बीसल देव। पृथ्वीराज चौहान और बीसल देव फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको ये प्रश्न मैंने काफ़ी चूज़ किया हुआ है ताकि आपको कुछ अलग बताऊं इन कंपेरिजन टू सीरीज, इन कंपेरिजन टू अलग अलग सोर्सेज से, ताकि आपका कुछ लाभ हो। अगर आप मेरे साथ यहाँ पर आए हुए हैं पढ़ने के लिए तो आपको कुछ बेनिफिट जरूर मिले। अब देखिए यहाँ पर 36 है, जयचंद्र ने पृथ्वीराज की सहायता क्यों नहीं की? जयचंद्र ने पृथ्वीराज की सहायता क्यों नहीं की? उत्तर में आप लिखेंगे जयचंद्र ने पृथ्वीराज की सहायता इसलिए नहीं की क्योंकि पृथ्वीराज ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था, उनको भगा ले गया था ब्याह करने के लिए। उनसे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसी वजह से जयचंद्र उनके खिलाफ हो गया था।
आगे देखते हैं 37 में, यहाँ पर आपके सामने क्या कहा गया है। चहमान वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। चहमान वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। उत्तर में आप बताएंगे पृथ्वीराज चौहान चहमान राजवंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था। आगे आइए इसी के साथ बढ़ते हैं 38 पे चलते हैं। भोज किस राजवंश का राजा था। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है भोज किस वंश का राजा था और उसकी राजधानी का नाम बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे भोज परमार वंश का राजा था। किसका राजा था। परमार वंश का राजा था और उनकी राजधानी जो थी धारा नगरी उनकी राजधानी थी। क्या थी। धारा नगरी उनकी राजधानी थी और भोज जो है वो परमार वंश का राजा था। प्रश्न ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस को समझिए कि क्या क्वेश्चंस दिया गया, आपको क्या क्या आने की चांसेस है। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि अलग आए, हमेशा जो आते हैं वो ना भी आए। 39 पे आइए क्या है। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर है वो क्यों प्रसिद्ध था। तो उत्तर में आप बताएंगे खजुराहो की सत्यापत जो कला थी मूर्ति कला के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस हुए थे और यहाँ के जो भव्य मंदिरों का निर्माण उस टाइम पर ही हुआ था तो इस वजह से काफ़ी कुछ फेमस था और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। राज तरंगिणी किसकी रचना है फ्रेंड्स। ये तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का ही है। देखिए फर्स्ट के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो इसमें आ जाएंगे। क्या है 40 में। राज तरंगी किसकी रचना है। तो सबको पता है कि किल्लहड़ की है। ठीक है, किल्लहड़ की रचना है। कल्लहड़ किल्लहड़ दोनों दिख जाएगा। 41 पे आते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजाओं ने किया था। तो उत्तर में आप बताएंगे कि चंदेल राजाओं ने जो है खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। आइए फ्रेंड्स एक साथ आगे बढ़ते हैं। 41 पे चलते हैं। यहाँ पर है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया है। चंदेल राजाओं ने। 42 यहाँ पर है पृथ्वीराज चौहान कौन थे। उत्तर में आप बताएंगे पृथ्वीराज चौहान 1178 से लेकर 1992 के शाकंभरी के चौहान और प्रतापी शासकों में से एक थे। आपको उत्तर अच्छे से रिप्रेजेंट करना होगा तभी आप पूरे आंसर नंबर पाने की उम्मीद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 43 पे। क्या है। चंद्रबरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो उत्तर में आप बताएंगे कि चंद्रबरदाई ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। नेक्स्ट 44 में है परमार वंश के सबसे पराक्रमी राजा कौन था। तो उत्तर में आप बताएंगे राजा भोज परमार वंश का सबसे पराक्रमी और कीर्तिवान राजा हुआ करते थे। 45 है सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ स्थित है। तो उत्तर में आप बताएंगे कि सूर्य मंदिर कोंकार के उड़ीसा में पुरी में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल में स्थित है। अपने यहाँ जो रुपए पैसे की नोट चल रही है शायद 10 रुपये में ये इनका कोंकार का मंदिर का पीछे बनाया गया। आई एम नॉट श्योर पर शायद 10 रुपये वाली नोट में ही है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ चलते हैं 46 पे देखते हैं। 46 प्रश्न आपके सामने किया गया है। कोंकार के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो उत्तर में आप यहाँ पर बताएंगे कोंकार के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। आगे बढ़िए 47। चोल वंश का संस्थापक कौन था। विजयालय। कौन था। विजयालय। ठीक है, वो विजय माल्या नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो उल्टा लिख दीजिए वहां पर। पल्लव वंश के दो शक्तिशाली शासकों का नाम बताइए। तो पहला है राजा राज प्रथम और दूसरा है राजेंद्र प्रथम। आगे बढ़िए इसी के साथ चलते हैं। कंबन कौन थे। 49 प्रश्न आपके सामने है। कंबन कौन थे। तो आप बताएंगे कि कंबन एक महान कवि थे। आगे बढ़िए नेक्स्ट, ये प्रश्न नया है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ले लिया कि कुछ बातें आपको नहीं बताई जाएं। 50 प्रश्न पे हम आ चुके हैं। राष्ट्रकूट वंश के दो शासकों का नाम लिखिए। तो एक यहाँ पर है गीत गोविंद द्वितीय और दूसरा यहाँ पर है ध्रुव। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं। 51 आपके सामने यहाँ पर प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वर्ष के शासकों ने किया था। तो आप बताएंगे राष्ट्रकूटों ने। किसने किया था। राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और बहुत सारी कलाओं का भी इन्होंने बनवाया था, कलाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है 54। संगमेश्वर का मंदिर कहाँ है। क्या है। संगमेश्वर का मंदिर किसने बनवाया है। उत्तर में आप बताएंगे विजयादित्य ने। ये भी नया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। फिर यहाँ पे है 53। मल्लम शैली का विकास किस वंश ने करवाया था। मामल्लम है ये, ठीक है, मामल्ल है। मामल्ल शैली का विकास किसने करवाया था। राइट आंसर है पल्लव ने। किसने बताया था। पल्लव ने करवाया था। 54 पे आते हैं। सत्यरथ किस शैली के अंतर्गत आता है। तो आप बताएंगे मामल्ल के अंदर आता है। किसके अंदर। मामल्ल के अंतर्गत। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, सब के सब नए प्रश्न हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए मैंने लिया है कि आपके सिलेबस से है, आपको ये सारी चीज़ें नए मैं बता दूं। आगे आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। शौर्य मंदिर शैली में निर्मित है, किस शैली में है। तो राज सिंह की। ठीक है, राज सिंह की शैली में है। फिर आइए 56 है। एल्होल अभिलेख के किस शासक के बारे में। एल्होल अभिलेख जो है
एहोल अभिलेख जो है इससे किस शासक के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। जितने भी अभिलेख है किसी न किसी राजा के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर है कि एहोल अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आगे आइए, फिर है मंगलेश किस वंश के शासक थे। तो उत्तर में आप बताएंगे मंगलेश चालुका वंश के शासक थे। किसके थे, ये भी न्यू है, ध्यान रखिएगा, नया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस चालुका शासक ने करवाया था। ये भी प्रश्न नया है। उत्तर में आप लिखेंगे विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुका के शासक विक्रमादित्य ने करवाया था। आगे बढ़िए, चलते हैं फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस नए करवाए हैं तो लाइक तो बनता है। तो जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि आपका एक छोटा सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नए हैं ना, आपने नहीं पढ़े हैं, इसे मैंने यहाँ पर लिया कि कुछ नया आपको इसमें ऐड करके बताया जाए। आगे चलिए इसी के साथ देखते हैं। फतह में आ गए हैं 59 पे। आपका सिर्फ 20 मिनट हो रहा है। 20 मिनट में मैंने दुगना करवाने से भी ज़्यादा करवा दिया फ्रेंड्स। 60 पे हम पहुँच चुके हैं। तो मैंने आपको कितने कम समय में कितने ज़्यादा प्रश्न करवाए, आप इस बात को देख सकते हैं। यहाँ पर है कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो उत्तर है कि पल्लव शासक सॉरी, आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आजकल। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसको करवाया था। आगे आइए इसी के साथ 60 पे चलते हैं। पल्लव शासक की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। उत्तर में आप बताएंगे पल्लव शासक की राजधानी कांची में स्थित थी। कहाँ पर, कांची में। आगे बढ़िए इसी के साथ चलते हैं 61 पे। राज सिंह शैली का सर्वाधिक सुंदर मंदिर कौन सा था। उत्तर में आप बताएंगे राज सिंह शैली का सर्वाधिक सुंदर मंदिर शोर मंदिर था। कौन सा मंदिर था, आगे चलते हैं। जो ठाकुरों का है वहाँ से ये ठाकुरों से प्रश्न बने हैं। 62 में देखिए, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल शासक का नाम है ये। नेक्स्ट 63 है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। उत्तर में आप बताएंगे हजरत मोहम्मद साहब जी इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। 63 हो गया। आगे आइए बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं मोहम्मद साहब को फरिश्ते का संदेश कब मिला था। तो इनको 40 वर्ष की आयु में इनका जो है एक संदेश मिल गया था। 65 यहाँ पर कहा जा रहा है भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया, इंडिया में इस्लाम धर्म कैसे आया। उत्तर में आप बताएंगे अरब व्यापारियों के द्वारा आए, वो आए तो वहाँ पर लोगों को बताए। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आया। ईरानी शरणार्थी जो रहने आए थे ईरान से, उन्होंने बताया, वो ले आकर फैलाए, शादी वगैरह की। और तुर्क के द्वारा ये सब हमारे इंडिया में जो है मुस्लिम धर्म फैला। आगे बढ़ते इसी के साथ 66 1190 और 1500 के मध्य में कौन से संत हुए थे। तो आप उत्तर में बताएंगे सऊदी में कबीर हुए थे, नानक हुए, तुकाराम हुए थे और रामानंद जैसे संतों के नाम देखने को इस टाइम ड्यूरेशन में मिलते हैं। 66 हो गया। आइए बढ़ते हैं 67 में। भारत में तुर्कों का आक्रमण कब हुआ था। तो उत्तर में आप बताएंगे भारत में तुर्कों का आक्रमण जो है 1974 से लेकर 1977 के मध्य में भारत में, हमारे इंडिया में तुर्कों का आक्रमण ये सब किया गया था। आगे बढ़िए इसी के साथ चलते हैं 68 पे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, इतना ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो चुका है, मेरी मीटिंग है। मैं आपसे फिर इसके आगे जितने क्वेश्चंस है फिर करवाऊंगी। होपफुली आज की क्लास अच्छी रही होगी। आपको मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिया है, आप इतना रिवीजन करिए। आपको एक बार में नहीं याद होता है तो 2 बार आकर देख लीजिए, वीडियो पड़ी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड, टेक केयर।